लेक्चर आज का बेस्ड है सेमीकंडक्टर जंक्शंस पे। लेट मी फर्स्ट अपोलोजाइज फॉर नॉट हैविंग यू फ्रॉम द कपल ऑफ डेज। कुछ मेरी पर्सनल रीज़न थी, मैं बिज़ी था, इस वजह से आपके लेक्चर नहीं ले पाया। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि डॉक्टर इमरान जो कि मेरे भी टीचर हैं, वो जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कुछ लेक्चर्स आपके साथ उनके शेयर किए थे। तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा एक दफ़ा कि क्या चीज़ है, मतलब जो भी आपको समझ आता है। मेरे ख्याल से मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन था, और उससे पहले कुछ कैरियर कंसंट्रेशन से आगे, क्योंकि एक आध लेक्चर मैंने फर्मी सरफेस के लेवल कैसे चेंज होता है उसके हिसाब से दिया था। ठीक है। सो लेक्चर इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर जंक्शन। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड पे मैंने पी टाइप बनाया हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने एन टाइप मटेरियल बनाया हुआ है। अब आप सबको पता है कि पी टाइप मटेरियल में जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है सबसे ज़्यादा वो पॉजिटिव चार्जेस की होती है, जो एन टाइप मटेरियल है उसमें नेगेटिव चार्जेस की होती है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, जिनमें सबसे लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है उसको हम बैलेंस बैंड कहते होते हैं, या बैलेंस बैंड की जो बाउंड्री है वहाँ तक की एनर्जी ईवी है। और उससे अप जो अगर आप देखें तो ई एफ है जो कि फर्मी एनर्जी लेवल है, और ई सी इज़ द कंडक्शन एनर्जी लेवल। यहाँ पे इन दो रीजन में फ़र्क ये है कि पी टाइप में और एन टाइप में जो फर्मी लेवल्स है उसकी एनर्जी डिफरेंट है दोनों की। एन टाइप में एनर्जी ज़्यादा है और पी टाइप में एनर्जी कम है। जब आप इस मटेरियल को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से मेरी मुराद ये है कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, या वो ग्रोथ का कोई भी मेथड हो सकता है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में लाई करते हैं, एन टाइप में लाई करते हैं, वो यहाँ से फ्लो करके इस पी टाइप में चले जाएंगे। अब जब पी टाइप में जाएंगे तो जाहिर है ये इंटरनल जो रीजन है यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। इट्स जस्ट अ फ्री स्पेस, फ्री चार्ज स्पेस। यस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ऑलरेडी होल मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि चार्ज ज़ीरो हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे चार्जेस नहीं है, जबकि इस साइड पे और इस साइड पे तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज और पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, और इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करवाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम से कम कवर करना होगा, ताकि उससे ज़्यादा आप एनर्जी सप्लाई कर सकें और इलेक्ट्रॉन इधर दूसरे रीजन की तरफ मूव कर जाए। तब तो पॉसिबल है कि करंट फ्लो करे, अदरवाइज नहीं है। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ थर्मल एक्साइटेशन से मतलब ये है कि जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है और वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर जाता है, तो वो करंट एक्चुअली थर्मल करंट कहलाएगा। उस केस में पॉसिबल है कि थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इस रीजन में मूव करके आ जाएं। एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे तो किसी किस्म का कोई करंट नहीं होगा। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब यहाँ पे मसला ये है कि इस पी रीजन में मौजूद पहले तो होल्स थे, या पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए वो था। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन स्टिल इस रीजन में अब एग्जिस्ट करता होगा, जबकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी वैकेंसी को छोड़ के आया था वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इस केस में कुछ पॉजिटिव चार्ज इस एन रीजन में है और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस पी रीजन में है। किसी तरीके से हम इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है और कितने इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है। यहाँ एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब एन टाइप चार्ज कैरियर की बात की जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है जो मैं नेक्स्ट आपको शो करवाऊंगा। आई विल जस्ट राइट द एक्सप्रेशन
जो आप प्रीवियस पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन अगर देखी जाए तो वो कुछ एनर्जी के डिफरेंस की वजह से होगी। अगर मैं इस रीजन में मौजूद, मतलब पी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एन पी से डिनोट कर दूं, तो एन पी इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी कंडक्शन बैंड इन पी रीजन माइनस ई एफ फर्मी एनर्जी डिवाइडेड बाय के बी टी। अगर यहाँ एन आता है तो वो एन टाइप रीजन को करस्पॉन्ड करती होगी, और यहाँ पी आता है तो ये पी टाइप रीजन को करस्पॉन्ड करती होगी। एज आई टोल्ड यू के थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो थर्मली जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से करंट को हम आई जी के साथ डिनोट करेंगे, जो कि प्रोपोर्शनल होगा इस कंसंट्रेशन के, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड हुए हैं इस पी रीजन में। हालांकि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आपको पता है कि मोस्टली तो पॉजिटिव चार्ज होता है, मगर थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलेगी वो एक्साइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से करंट हो सकता है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये थर्मल करंट होगा या थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन, जिनकी कंसंट्रेशन मैंने इक्वेशन फर्स्ट में डिनोट किया। और सिमिलरली जो आपका एन रीजन है, सॉरी यहाँ पे ये पी रीजन नहीं है, पी रीजन ये था, बाय मिस्टेक मैंने इसको भी पी रीजन लिख दिया है, ये एन रीजन है, इट्स एन रीजन। सो इस एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ऑलरेडी हम देख चुके थे कि इसकी कंसंट्रेशन एक खास एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट की जाती है, जो कि एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी कंडक्शन बैंड इन एन रीजन माइनस दिस ई एफ नॉट सी, ये फर्मी एनर्जी है, divided by kBT. kBT is usually your Boltzmann constant. अब क्योंकि ये जो रीजन है ये एक स्टेबल रीजन है, इस रीजन से मेरी मुराद वो एन और पी टाइप को मिलाकर जो दरमियान में एक चार्ज फ्री रीजन बन रहा था वो होगा, और उस चार्ज, उस फ्री रीजन से, या उसको आप बैरियर कह लीजिए, उस बैरियर से इलेक्ट्रॉन एक रीजन से यानी पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करना या एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल कंप्लीटली अगर मूव नहीं कर पाते तो उसका कुछ पोर्शन यानी थोड़े से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जो उस रीजन को क्रॉस कर जाए। इट कुड बी बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी व्हाटसोएवर, कोई भी रीजन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करके जा सकता है। वो होल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, उनमें से कुछ फ्रैक्शन है। अब वो फ्रैक्शन किसकी है? इस एन पी और इस एन पी, इन दो की फ्रैक्शन है, और इन दो को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो जस्ट ये एक्सप्रेशन माइनस सेकंड एक्सप्रेशन जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें ये ई सी पी माइनस ई सी एन इज जस्ट डेल्टा ई, जो कि ये डिनोट किया गया है, और इस फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल उसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा होगा। इफेक्टिवली अगर आप ये कहें कि एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने थे उनकी डेंसिटी को अगर मैं एन एन प्राइम कह दूं, कि एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पी रीजन या बैरियर को क्रॉस करके जाएंगे उनको मैं कह दूं कि ये एन एन प्राइम है, तो एन एन प्राइम इज गिवन बाय ये वाली जो कंसंट्रेशन है, जो पोर्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, जिसका फ्रैक्शन जिसको कह रहे थे कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मूव कर रही थी मे बी थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, और जो अब ये एन एन प्राइम इस इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने वाले,
वो दोनों का सम होगा। यहाँ आप एक्सपोनेंशियल में देख सकते हैं कि ये दोनों का सम है। डेल्टा ई की वैल्यू को यहाँ पे प्लग करिए, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जिनमें ये ई सी और ई एन आएगा, तो बाकी आपके पास ई सी पी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के बी टी बच जाएगा, जो कि आपकी इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। या इफ़ेक्टिव से मुराद ये भी है कि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कैन रीजन से पी रीजन की तरफ ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ई सी पी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के बी टी है, दैट इज एग्जैक्टली योर this first expression ECP minus EF divided by KBT। so ये एक्सप्रेशन और जो फोर्थ एक्सप्रेशन है ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो, या फिर अगर मैं थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो वो दोनों एक दूसरे के सेम है। सो इट मीन्स कि पी रीजन से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन और एन रीजन से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हैं, जिसका मतलब ये होगा कि इस रीजन में किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। पी रीजन से जितने इलेक्ट्रॉन एन की तरफ मूव करते हैं उतने ही एन रीजन से पी की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ओवरऑल तो नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंस जो चार्ज का है वो ज़ीरो रहेगा। सो एट इक्विलिब्रियम किसी भी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, राइट। अब एक चीज़ और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नथिंग बट द प्रीवियस एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली वी फोर एक्सप्रेशन जो इससे पिछले पेज पे था, ये वाला मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मूव करके एन रीजन से, क्योंकि हम इफेक्टिवली एन रीजन से ही इनको मूव करवा रहे हैं, ये पी रीजन में इंटर होते हैं, तो पी रीजन में इंटर होने पर होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे उतने होल्स तो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में जब कंबाइन होंगे तो एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, जिसको आप इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और उसके रिजल्ट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स से दैट करंट इज आई आर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन करंट। अब ये रिकॉम्बिनेशन करंट कहाँ से था? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल है थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन। फर्स्ट और फोर्थ एक्सप्रेशन जो अभी मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो जो करंट रिकॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली उस थर्मल एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होने वाले करंट के बिल्कुल इक्वल है। सो ये दोनों करंट आपस में इक्वल हैं। एक पी रीजन से एन की तरफ जा रहा है, एक एन से पी की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सो हेंस एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट। सो इक्विलिब्रियम पे आपको पता चल गया कि किसी किस्म का कोई करंट नहीं होता। अगर आपको इस जंक्शन में से करंट फ्लो करवाना है, एन टाइप पी एन जंक्शन में से करंट को फ्लो करवाना है, तो आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। वो एक्सटर्नल पोटेंशियल दो तरह से अप्लाई किया जा सकता है, या तो फॉरवर्ड बाइसिंग में या फिर रिवर्स बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग आज मैं आपको बताऊंगा, रिवर्स बाइसिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल लेट से हम अप्लाई करते हैं वी एक्सटर्नल पोटेंशियल किसी भी बैटरी के थ्रू। और आपको पता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग करवाई जाती है तो पी टाइप को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया जाता है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया जाता है। जब इस तरह की ओरिएंटेशन हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल के साथ किस तरह का प्रोसेस होगा, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड। मिसाल के तौर पे जब आप पी कनेक्शन पॉजिटिव के साथ करेंगे तो पी रीजन में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, और जब आप एन को कनेक्ट करवाएंगे नेगेटिव के साथ तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अब जब एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, ये जस्ट फॉरवर्ड बाइसिंग शो करवाई गई है, और यहाँ मैंने बताया कि जब
इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके इस पी रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। जब पी रीजन की तरफ मूव करेंगे तो जाहिर है यहाँ का बैरियर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, या बैरियर पे कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। और बैरियर के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे फ़र्क आएगा वो आपके पास कंडक्शन एनर्जी है या कंडक्शन बैंड है और फर्मी एनर्जी है। जब आप इसको कनेक्ट करवाते हैं एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो एनर्जी, फर्मी एनर्जी ज़ाहिर है फ़र्क पड़ता है, जबकि कंडक्शन थोड़ा सा लोअर स्टेट में चला जाता है। मतलब अगर पहले यहाँ इसकी एनर्जी एग्जिस्ट करती थी तो ये थोड़ी सी लोअर स्टेट में आ गई है, ये रिड्यूस हो जाएगा एनर्जी के केस में। और इसमें जो पी रीजन है इसकी थोड़ी सी एक्साइट हो गई, मगर ये फर्मी एनर्जी जो है वो स्टिल किसी और डिफरेंस के साथ होगी। जो नोट करने की बात है, ज़रा इस पिक्चर को आप देखिए, ई सी और इस ई सी दोनों में फ़र्क है, दोनों एक सेम लेवल पे नहीं है। और यहाँ पे ई एफ इन केस ऑफ एन रीजन और ई एफ इन केस ऑफ पी रीजन दोनों में मुख्तलिफ हैं। और वैलेंस बैंड भी इसी तरह से एनर्जी मुख्तलिफ रखता है। ये तो है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इस रीजन में फ़र्क पड़ता है। जब आपने अप्लाई नहीं की थी एक्सटर्नल फील्ड, जो कि हमारा प्रीवियस केस था, सबसे पहली डायग्राम जहाँ पे हमने बनाई थी, उस केस में आप देख लीजिए ये फर्मी लेवल बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। तो फर्मी लेवल जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि फर्मी लेवल क्योंकि स्टेज सेम पे है, यहाँ से नेट चार्जेस का फ्लो ज़ीरो होगा। मगर यहाँ जो अभी फोर्ड बाइसिंग करवाई थी इसमें फर्मी लेवल दोनों के डिफरेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहा होगा। अब थर्मल जो करंट है, थर्मल करंट मतलब रूम टेम्परेचर पे पी रीजन से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस जब आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी या एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया था, तो यहाँ से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रही है तो मतलब ये है कि थर्मल जो करंट है उससे तो ज़ाहिर रिकॉम्बिनेशन का करंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि आई आर ज़्यादा है इस आई जी से, तो एक नेट करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा जो इन दोनों के डिफरेंस से आएगा, आई आर माइनस आई जी। ये तो था इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तरह होल के साथ भी करंट हो सकता है, मतलब इसमें होल्स मौजूद हैं, इसमें भी होल्स मौजूद होंगे मगर माइनॉरिटी के तौर पे। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करता है तो करंट तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जबकि होल पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो इन दोनों करंट्स के यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। होल की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के सम के इक्वल आपका टोटल करंट होगा। लेट मी शो इट मैथमेटिकली कि आई आर इज गिवन बाय आई जी एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के बी टी, जो कि हम एक पहले मेरे ख्याल से देख चुके हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो नो ओके। जब आप इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक पहले उसमें से करंट पास हो रहा था इक्विलिब्रियम पे जो कि आई जी था। अब जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं जो कि पोटेंशियल की वजह से है। सो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करके जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो रिकॉम्बिनेशन करंट है वो एक प्रोपोर्शनल होना चाहिए इस थर्मल इक्विलिब्रियम के मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इस तरफ भरमार हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करके जा रहे हैं पोटेंशियल की वजह से। सो द टोटल करंट रिकॉम्बिनेशन करंट विल बी आई जी एक्सपोनेंशियल ई वी। ये देख लीजिए इस एक्सपोनेंशियल में वो पोटेंशियल इंक्लूडेड है, यहाँ किसी भी किस्म की कोई और एनर्जी नहीं है, मतलब कंडक्शन एनर्जी नहीं है, फर्मी एनर्जी नहीं है, वैलेंस एनर्जी नहीं है,
सिर्फ वो एनर्जी है ईवी जो कि पोटेंशियल की वजह से है, और हमें पता है कि इस पोटेंशियल की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन इस जो टोटल करंट होगा रिकॉम्बिनेशन इज आई जी टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर। और अब रिजल्टेंट में अगर करंट देखूं, क्योंकि मुझे आई आर तो पता चल गया, और मैं ये कह रहा था कि आई आर इज ग्रेटर देन दिस आई जी। सो जो रिजल्टेंट करंट होना चाहिए वो इस टोटल करंट में से जो अभी हमने निकाला है एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो पोटेंशियल आया, उसमें से अगर मैं पहले से मौजूद यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम वाला करंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास वो करंट आ जाएगा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। सो आई वी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स is IR minus IG. You know that कि IR is एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से, और ये थर्मल करंट है। सो थर्मल करंट को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो मेरे पास रिजल्टेंट करंट आ गया जो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से है। सो आई जी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस वन। और सिमिलरली इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और यहाँ होल का भी करंट इसी तरह से होगा। यहाँ ये जो आई जी है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ये आई जी होल की वजह से होगा। ओवरऑल करंट जो है वो इसका और इस दोनों एक्सप्रेशन का सम होना चाहिए, आई वी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और आई वी ड्यू टू होल्स। इन दोनों को जब आप सम करते हैं तो आपके पास टोटल करंट आ जाता है आई वी। सो आई वी इज सम ऑफ दिस। दोनों में ये चीज़ कॉमन है, पैरामीटर आप कॉमन ले लीजिए, बाकी आई जी ई प्लस आई जी एच होगा जो कि टोटल करंट है जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। दिस आई नॉट इज इक्वल टू आई जी इलेक्ट्रॉन प्लस आई जी होल। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क करंट। सो आई नॉट टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर इज योर टोटल करंट। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो उसमें से पास होने वाला करंट इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ आई नॉट चाहिए है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे पास हो रहा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों, और आपको सिर्फ पोटेंशियल चाहिए वी, बाकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। ऑलराइट, this was today's lecture. If you have any question, please let me know.